Hello everyone, I welcome you all to this lecture. And in this lecture, we will be discussing the topic that is Dalton's atomic theory and laws of chemical combination. These two things we will be discussing in this video. So let's begin. As you all know, the name of the chapter is Some Basic Concepts of Chemistry. So first thing we study in the chapter when we open the NCERT textbook. So I have taken the reference of NCERT textbook over here. So when we open, then the first thing we study over there is classification of matter. Okay, Dalton's atomic theory, and a few chemical names like cisplatin and azithromycin. If you will read the NCERT carefully. Okay, so let's begin with the classification of matter. First of all, what is matter? Matter means anything that has mass and occupies space. That is matter. Okay, that is matter. प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर, देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। कई बार स्टूडेंट्स को इनमें भी डाउट रहता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, नहीं होते, किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा नाइन्थ में या फिर अपनी अर्लियर क्लासेस में, तो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको एकदम बेसिक से उठ के चलना है ये। ठीक है, तो जब आप 11th में पढ़ रहे हो, आप एकदम बेसिक से पढ़ो उसको, हर एक चीज को समझ समझ के पढ़ो। तो सबसे पहली चीज है मैटर। ठीक है, मैटर मीन्स जिसके पास में मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो क्या है? मैटर है। ठीक, फिर अपना आता है क्या? प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंस मीन्स विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, which contain only one kind of particle or a substance that cannot be physically separated any further into other substances. Mixture, मिक्सचर का मतलब होता है more than one kind of particles are present. Simple. More than one kind of particles are present. Okay. So pure substance can be element or compound. If it is an element, it contain only single kind of atom. This atom can be molecule or can be atoms only. For example, helium gas, neon gas, argon gas. तो ये क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस। ठीक है, तो जैसे अगर अपन एलिमेंट्स में एग्जांपल है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, तो ये सभी क्या एलिमेंट्स है? O2, F2, N2, Cl2, I2, Br2, ये सब भी क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, ये अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमेंट्स है। एसिड, P4। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, सभी जो भी अपन पीरियोडिक टेबल में जितने भी नाम पढ़ते हैं, अपन एलिमेंट्स को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आ जाते हैं अपन कंपाउंड्स पे। तो इनमें से कुछ क्या है? गैशियस है। ठीक, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं ये सभी गैशियस ही हैं। ठीक है, और मैंने मोस्ट ऑफ दी ये सभी नॉन मेटल्स को ही लिखा है। इसके बाद में मेटल्स हैं। ठीक है, वो भी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स पे। तो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स कैन बी मींस हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट्स इन आयनिक कंपाउंड। अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स, अगर आयनिक कंपाउंड है तो जो है फॉर्मूला यूनिट। तो एलिमेंट दैट आर केमिकली कंबाइंड, ठीक है, केमिकली कंपाउंड इन फिक्स्ड रेशियोज। ठीक है, तो जब मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, फॉर एग्जांपल H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है 1:8। मॉलिक्यूलर रेशियो दिख ही रहा है 2:1। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मिक्सचर का मतलब है कि मोर देन वन काइंड ऑफ
substances are mixed. For example, homogeneous का example हमारे पास में air. Air is a homogeneous mixture of different gases. Okay, nitrogen, oxygen, and etc. So that is a homogeneous mixture which is uniformly distributed. Generally, such kind of solutions are termed as true solution. True solution. इसके बाद में हमारे आते हैं colloids and suspensions, जो कि किसमें आते हैं, heterogeneous mixture में आते हैं. Colloid जो है वो special kind of mixture है which appears to be homogeneous and is actually heterogeneous in nature. ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो इसमें अभी हमें इतना ही देखना है, ठीक. तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के अप्रोक्स होता है, 1 नैनोमीटर के अप्रोक्स. एंड जो पार्टिकल साइज होता है कॉलॉइड्स, दैट इज नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर और 1000 नैनोमीटर्स. और 1000 नैनोमीटर से जो लार्ज साइज होता है, ठीक है, जो 1000 नैनोमीटर से लार्ज साइज होता है, that is in the range of suspensions. That is in the range of suspensions. So the particles having size greater than 10⁻⁻⁶ meter are in the range of suspension. They settle down after some time. अब हम आ जाते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पे, ठीक है. तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के the following postulates, the following points, they written in the Dalton's atomic theory. First point is all matter is made up of tiny indivisible particles are called as atoms. जितना भी मैटर है वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. All atoms of specific elements are identical in mass, size, and other properties. However, atoms of different elements exhibit different properties and may vary in mass and size. Atoms can neither be created nor be destroyed. Furthermore, atoms cannot be divided into smaller particles. Atoms of different elements can combine with each other in fixed whole number ratios to form compounds. Atoms can be rearranged, combined or separated in a chemical reaction. तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, चार चीजें होती है. क्या क्या होता है, एडिशन होता है, या फिर एलिमिनेशन होता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, या फिर रीअरेंजमेंट होता है. ओके, so either the atoms are rearranged in a chemical reaction, either they are combined, ठीक है, either they are separated, either the decomposition reaction occur, ठीक है. So that is the point. Okay, so these are the different points regarding the Dalton's atomic theory. तो पहला पॉइंट है कि जो एटम है, जो मैटर है, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है. और जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है, ठीक है, जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है, ठीक, उनके बीच में क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होंगे आपस में. और जो उनके पार्टिकल्स तो आपस में तो अलग अलग होंगे ही, दैट इज ओके. बट साथ ही साथ में जो है, जो सेम मैटर के अगर पार्टिकल्स हैं तो वो क्या होंगे, सिमिलर इन नेचर होंगे. तो ये कुछ चीजें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कही गई थी. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. तो हाउएवर इसका एक्सेप्शन हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी. तो बोल सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का एक्सेप्शन हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी में जो है एटम्स आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बाय फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस. तो ये थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो अब वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो हमारा पहला लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. बाकी लॉ जैसे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है. तो ये 5 लॉ हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं.
तो सबसे पहले ये केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। These transformations occur as a result of combination of two different kind of matter. The combination of different element to form compound is governed by certain basic rules, and these basic rules are referred to as laws of chemical combination. There are five basic laws of chemical combination that governs the chemical combination of element. तो हमारा फर्स्ट लॉ है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. And this law we call as indestructibility of matter. Okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लिया CaCO3, ठीक है। आपने लिया क्या, CaCO3 गिव राइज टू CaO प्लस CO2। Now what you do is you measure the amount of gas formed and mass of residue left. Okay, so if you will measure that, if you will heat up the CaCO3, CO plus CO2 is formed. Suppose you have taken this 1 kg. Okay, so what you observe is that 0.56 kg of CaO or 560 gram of CaO has been produced by complete decomposition of 1000 gram of CaCO3, and 440 gram of CO2 has been produced. Okay, this is your observation. If you sum up both the sides, then mass on both the side is 1000 gram, on the both the sides is 1 kg, which proves that matter can neither be created nor be destroyed. ऐसे अपन किसी भी एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेशली ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें गैसेस इवॉल्व नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे क्या होता है, फॉलो होता है। तो हमें पता है 4 काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं, आपने पढ़ी होगी क्लास 10 में, ठीक है। तो उन्हीं में से एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप उससे भी लोगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नजर आएगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। So law of definite proportion states that the all the elements, all the chemical compounds are found to have constant composition irrespective of their method of preparation or source. So for example, water, say water, from whatever the source you are obtaining water, okay, it is having fixed 1:8 mass ratio, okay. From whatever the source you are obtaining your sugar, okay, so if it's a C6H12O6, okay, so we are talking about molar ratio over here, okay. So molar ratio is 1:2:1. Molar ratio is 1:2:1. For example, mass ratio in the case of H2O is 1:8. Mass ratio is 1:8. So they are either combined in the same molar ratio. They are combined in the same molar ratio. That is the law of definite proportion. समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप H2O को कहीं से भी लेके आए, ठीक है, भले ही वो किसी केमिकल रिएक्शन में बन रहा है, किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बन रहा है, ठीक है, या फिर और किसी केमिकल रिएक्शन में H2O प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप उसे किसी सोर्स से लेके आ रहे हो, नदी से लेके आ रहे हो, तालाब से लेके आ रहे हो, समुद्र से लेके आ रहे हो, पानी पानी ही रहेगा, H2O ही रहेगा, उसका फिक्स्ड कंपोजिशन है, दैट इज मोलर रेशियो फिक्स्ड है, 2:1, मास रेशियो फिक्स्ड है 1:8, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन है 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल burnt in oxygen gives 3 gram of its oxide. 1.50 gram of same metal heated in the steam can give 2.50 of its oxide. Show that these show
these illustrate the law of constant proportion. ओके, तो 1.8 ग्राम हमने मेटल लिया और उससे जो मेटेलिक ऑक्साइड बनी वो 3 ग्राम बनी। इट मींस उसमें ऑक्सीजन थी 1.2 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी थी उसमें? 1.2 ग्राम। तो अपन यहाँ पे जो है मेटेलिक ऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है? 3:2 आता है। सिमिलरली मेटल लिया अपन ने 1.5 ग्राम, उसको बर्न किया, मेटेलिक ऑक्साइड का वेट हो गया 2.5 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट निकालोगे 2.5 माइनस 1.5 दैट इज 1 ग्राम। मास और ऑक्सीजन का जब रेशियो लोगे यहाँ पे 1.5:1, तो ये भी आता है आपका 3:2। तो आपका जो मास रेशियो आता है वो कितना आता है? 3:2 आ रहा है दोनों का। ठीक है, तो आपने दो अलग अलग बार, मतलब 2 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट अलग मेटल ऑक्साइड लेके आया, एक स्टूडेंट अलग मेटल ऑक्साइड लेके आया, एक ने अलग मेटल का वेट लिया, एक ने अलग metal का weight लिया। लेकिन मेटल तो सेम था ना, वेट ही तो अलग अलग था। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिला? जो भी कंपोजिशन मिला वो क्या मिला? सेम मिला। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसमें जो ये लो स्टेट ये करता है that when fixed mass of one element combines with variable mass of another element to form more than one compound। ध्यान से सुनना डेफिनेशन तो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, when fixed mass of one element, जब किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास कंबाइन होता है वेरिएबल मास ऑफ सम अदर एलिमेंट टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो इसको मैं CO और CO2 के रेस्पेक्ट में बोलता हूँ। when fixed mass of carbon combines with variable mass of oxygen to form more than one compound, CO and CO2 respectively, then the oxygen combined in two different compounds gives a whole number ratio. Here's a whole number ratio when one element combines with the other element to form two or more than different compounds. The mass of one element which combines with a constant mass of other bear a simple ratio to one another. So that is the law of multiple proportion. तो 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो 16:32 यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? एक 1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाता है। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स को ले लीजिए, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ठीक है, तो जब अपन इन डिफरेंट ऑक्साइड्स को लेते हैं तो N2O के अंदर जो नाइट्रोजन का वेट है वो है 28 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन है 16 ग्राम, NO में 14 16, N2O3 में 28 48, NO2 में 14 32, N2O4 में 28 64, N2O5 में 28 एंड 8। तो इस तरीके से क्या है, ये इनके डिफरेंट वेरिएबल मासेस है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया भाई? आपने यहाँ पे ये किया कि आपने इसके डिफरेंट मास के साथ जो है फिक्स्ड मास के साथ जो वेरिएबल मास को कंबाइन किया, तो अपन को यहाँ पे क्या मिलता है? 8 16 24 32 40, और आपको इस तरीके से एक टेबल मिल जाती है। NO2 और N2O4 ये सेम ही है, NO2 इसका डाइमर है। ठीक है, N2O NO N2O3, तो 8 16 24 32 और 40, तो 1:2:3:4:5। इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है? सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाता है। या फिर आप बोल सकते हो 1:2:3:4:4:5। इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है? सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही ये एग्जांपल है। आई होप ये जो दो लॉ अभी अपन ने पढ़े, ठीक है, एक तो अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, और दूसरा ये पढ़ा अपन ने क्या? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों लॉज आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब अपन नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ जो है आपका अविगेड्रोस लॉ। अभी तक जो है 3 चीजें डिस्कस कर ली हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी,
नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट लॉज की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में जो अपने नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देन Gay-Lussac law of gaseous volume and Avogadro's. So law of reciprocal proportion. So let us see what it states. The ratio of weight of two elements A and B combined separately with a fixed mass of third element C, and when they combine with each other, they gives a combine in the same ratio. ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, the ratio in which two elements, the ratio in which two elements combine with each other. ठीक है, the ratio in which two elements combine with each other in the same ratio, they combine with a fixed mass of third element. Okay, that is the law of reciprocal. एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसको रिवर्स तरीके से बोलता हूँ कि the ratio in which two elements combine with fixed mass of a third element. ठीक है, the ratio in which two elements combine separately with a fixed mass of third element, in the same ratio they combine with each other. In the same ratio they combine with each other. आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो दोबारा सुन के कि the ratio in which the ratio in which two elements the ratio in which two elements combine with fixed mass of a third element, the same ratio they combine with each other. That is the law of reciprocal proportion. Okay, so the ratio of इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कंबाइन हो रहे हैं 3:1, ठीक, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इधर अपन इसको कार्बन को फिक्स रख लेते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं 3:1 में, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 3:8 में, ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं किसमें, 1:8। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किसमें कंबाइन हो रहे हैं, 1:8 में कंबाइन हो रहे हैं। दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ ए, इसको मैं बोल रहा हूँ बी, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ सी, तो ये ए हमारा फिक्स हो गया, ए अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। A variable mass of the ratio in which B combine with A and C combine with A, ठीक है, इनका भी आपस में कुछ रेशियो आएगा, उसी रेशियो में B एंड C भी आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। द रेशियो इन विच B and C combine with fixed mass of A, in the same ratio they combine with each other, the same ratio they combine with each other, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को भी रीड कर सकते हो, द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ टू एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी is either the same or the simple ratio of the weights in which A and B combine directly with each other. Okay, so इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन है, अमोनिया कंटेन्स 82.35% नाइट्रोजन एंड 17.65% हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक तो आपने नाइट्रोजन लिया और एक आपने क्या लिया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना है, 82.35 है, और हाइड्रोजन है 17.65। तो ये किसके लिए बोला है, अमोनिया के लिए बोला है, ठीक, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंबाइन होने से बना। उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए बोला है क्या, वाटर कंटेन्स H2O contains 88.90% oxygen and 11.1% हाइड्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के लिए N2O3 के लिए बोला है क्या कि it contains 63.15% oxygen, 63.15%
oxygen and 36.85% नाइट्रोजन, ये हमें गिवन है। और हमें ये बात बोलना है कि द गिवन डेटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमें किसी एक का मास तो फिक्स करना होगा, ठीक। तो ये जो 36.65 है, तो देखो इसमें जो है डेटा को आप इसको डिवाइड करो, आपको किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप NH3 के अंदर देख लो, NH3 में 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन कंबाइन होगा, तो वो आएगा आपका 82.35 को आप डिवाइड करोगे 17.67 से, तो आपका नियरली 4 आएगा, 4.66 ऐसा कुछ, ठीक है। H2O में आप 88.90 को 11.1 से डिवाइड करोगे तो याद है आपका नियरली 8, तो 4:8, तो ये मोटा मोटा 1:2 आपका नियरली आ रहा है अगर आप अप्रोक्सीमेशन से भी करते हो तो। और नाइट्रोजन और ट्राईऑक्साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे एन और ऑक्सीजन का मास रेशियो, तो यहाँ पे 36.85 रेशियो 63.15 है, विच इज अगेन 1 रेशियो नियरली 2, दैट इज 1:1.7। और आप इधर भी अगर 8 को 4.6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 1.7 आएगा। तो इधर भी जो है आपका आंसर क्या आएगा, 1:1.7 ही आएगा, 1:1.7 ही आएगा। तो दोनों जगह जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। अपन ने फिक्स्ड मास किसका लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन का लिया है। अपन ने हाइड्रोजन का ले लिया 1 ग्राम, हाइड्रोजन का अपन ने 1 ग्राम ले लिया, क्योंकि किसी एक का तो अपन को फिक्स करना ही था। तो अपन ने हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, 4.66 ग्राम। कैसे निकाला अपन ने, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, ठीक है। तो ये 80.82.35 था, इसको 17.65 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो आ गया कितना, 4.66 ग्राम नाइट्रोजन आ गया। और इसी तरीके से आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो निकाल लिया, तो वो भी हमारा आ गया, 8 ग्राम आ गया। 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन आ गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए जो चाहिए, और 4.66 ग्राम क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब आप 8 को डिवाइड करते हो 4.6 से, तो आपका था 1.7, तो ये रेशियो आ गया 1:1.7, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया, 1:1.7 आ गया, ओके। तो इसी तरीके से जब आप इसमें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में करते हो 36.85 रेशियो 63.15, तो भी आपका क्या आता है, 1:1.7 आता है। therefore this obeys the given data obeys the law of reciprocal proportion। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, क्योंकि ईच एलिमेंट इज कंबाइंड इन देयर इक्विवेलेंट वेट रेशियो। Next, Gay-Lussac law of gaseous volume. This states that in a chemical reaction, if all the reactants are gaseous and all the reactants and products are gaseous, and means the reaction is gaseous reaction. So the ratio, the molar ratio in which the gases are combining in the same volume ratio, also they are combining. ठीक है। तो if hydrogen and bromine is combining in 1:1, then their volume ratio is also 1:1, and 2 volumes of HBr is formed in the reaction. Okay. Same goes for H2O. If 2 volumes of hydrogen gas and 1 volume of oxygen gas combines to form 2 volume of H2O, that is 2H2 plus O2 give rise to 2H2O. So 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to give 2 volume water. Next, Avogadro law. Avogadro law बोलता है कि this law was proposed in year 1811 and it states at the same temperature and pressure, the volume of gases is same. The volume of different gases is same. For example, hydrogen and nitrogen, if they are at the same pressure and temperature conditions, ठीक है, their volume will be same, ठीक है, that is basically nRT by P, ठीक है, their volume will be same, so their volume is independent of their molecular mass, that is what this law states,
Okay, so that is it. Now let us practice a few questions. Okay, on the basis of these laws we have discussed, let us practice a few questions also. We are starting with the questions. Okay, so let's begin. First question we are having over here is choose the incorrect statements about Dalton's atomic theory. Compounds are formed when atoms of different elements combine in any ratio. All the atoms of a given element have identical properties, including mass. Matter consists of individual atoms, and chemical reactions involve reorganization of matter. So definitely chemical reactions involves reorganization. I have a reorganization of atoms. Okay, so the first option, the compound are formed when atom of different element combine in any ratio. ठीक है, any ratio के बाद combine with in a fixed ratio. ठीक है, combine in a fixed ratio. तो यहाँ पे अपन को incorrect statements चूज करना है. ठीक है, combine in a, यहाँ पे different element any ratio की जगह यहाँ पे fixed ratio है. Combine in a fixed ratio. ठीक है, so A is incorrect. तो it appears to be correct but it is incorrect. Okay, because in any ratio नहीं है, किसी भी रेशियो में कंबाइन नहीं हो सकते. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में ही कंबाइन होंगे. ठीक है, जहां वेरिएबल वैलेंसी, जैसे नाइट्रोजन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तो उधर एक अलग चीज होगी. लेकिन अगर कोई कंपाउंड हो, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं कर रहे हैं, ऐसे दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे और वो उनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही होगी. इन एनी रेशियो नहीं हो सकता. The incorrect postulates of the Dalton's atomic theory are: first option है atom of different elements differ in mass. Matter consists of divisible atoms. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. All the atoms of given element have different properties, including mass. Chemical reaction involve reorganization. उनको इसमें से इनकरेक्ट चूज करने हैं ना, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं. ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास. ठीक है, हाँ बिल्कुल उनका डिफरेंट होगा मास. मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स. ठीक है, तो ये जो है आपका पोस्टुलेट क्या गलत है, ये डिविजिबल नहीं होता है. ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो ठीक है, अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं लेकिन उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम नहीं देखते. ठीक है, तो इसलिए compound are formed when atoms of different element combined in a fixed ratio. ये सही है. All the atoms of given element have different properties, including mass. All the atoms of given element have different properties, including mass. Okay, किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो एक तो देखो इसमें बी गलत है और एक डी गलत है. दो ऑप्शन गलत है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये बात ठीक है क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स ही होता है. तो आपका बी एंड डी गलत है, डी ऑप्शन आपको सही है. ठीक, तो इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये आपका क्वेश्चन है और इसका रीजन दे रखा है अंडर सिमिलर कंडीशंस. पहली बात, एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन रेडियो एक्टिविटी केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो ये जो था ड्रॉबैक है उसका मतलब. ठीक है, अपन ऐसा नहीं बोल सकते एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम गैसेस डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. तो रीजन भी करेक्ट इनकरेक्ट है. assertion and reason both are incorrect. Which of the following pair of substances illustrates law of multiple proportion? इनमें से कौन सा जो पेयर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाता है. ठीक है, तो एक तो आपका NaCl and NaB, CO and CO. ठीक है, द आंसर विल बी CO and CO2. आपको इसमें पहचानना था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन सा दिखा रहा है. देखो NaCl and NaBr में एलिमेंट से अलग हुए. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ
और वो मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। और जब वो किसी एक फिक्स, उनमें से किसी एक का मास क्या रखा जाएगा? फिक्स रखा जाएगा, ठीक है। when fixed mass of an element combined with various mass of some other element to form more than one compound, then the element combined in fixed whole number ratio। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो वो चीज जो हो रही है सीओ एंड CO2 में ही हो रही है। आप देखो दोनों एलिमेंट सेम हो, ऐसा ही CO और CO2 में, बाकी में ऐसा है ही। तो इसीलिए equal mole of different substances contain same number of constituent particles. Equal weight of different substances contain same number of constituent particles, ठीक है। Equal mole of different substances contain same number of equal weight of different, ठीक है। तो इक्वल मोल में तो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, तो असर्शन तो सही है। अगर इक्वल मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आप ले लोगे तो उनमें सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ये बात एकदम सही है। तो assertion is true but reason is false, क्योंकि रीजन बोल रहा है इक्वल वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम, तो इक्वल वेट के अंदर तो कितना सेम पार्टिकल्स हो। The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds। तो पहला है 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन एंड 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन एंड 16 ग्राम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, 28। तो कौन सा लॉ बता रहे हैं? लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे चारों का मास फिक्स कर देते हैं, इसको 28 कर देते हैं और इसको भी 28 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा 64। तो ये आ जाएगा 1 रेशो जो है, ये हो जाएगा 2 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक। तो अगर अपन फिक्स्ड मास इसके साथ कंबाइन करते हैं तो इस तरीके से 2 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 5 ये आपका आ रहा है। 1 liter of N2 combines with 3 liter of hydrogen to form 2 liter of ammonia under same conditions. This illustrates which law? ये लुसेक लॉ ऑफ केशियस को। ये सभी क्वेश्चंस पता है आपको, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, the law of multiple proportion was proposed by Dalton and it was verified was Berzelius. Okay, so that is these are the some points which you, if you remember, then only you can take. Next question is, one part of an element A combines with 2 parts of element B, 6 parts of element C combine with 4 parts of element B. If A and C combine together, the ratio of weights will be governed by definitely the law of reciprocal proportion। Okay, so the answer is law of reciprocal proportion। क्या कह रहा है? A combines with B, A combines with B, okay। तो A का कितना पार्ट कंबाइन हो रहा है B के साथ? ये आपका A है, ये B है। A combine with 2 parts of B, ठीक है। 1 part of A combine with 2 parts of B and 6 parts of C combines with 4 parts of D, 6 parts of C combine with 4 parts of B, okay, and then A and C will combine each other with, okay, so this can be written as 2 ratio 4, okay, so this will be 2 ratio 6, therefore AC3, okay, 1 ratio AC will be combined in 1 ratio 3, AC will get combined in 1 ratio 3, and such condition, such example, this is illustrated by law of reciprocal proportion. This is governed by law of reciprocal proportion. One sample of atmospheric air is found to have some carbon dioxide and another sample is found to have 0.04%, one is found to have 0.
0.03%. This is an evidence that air is a mixture. Mixture has variable composition of the different gases. ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट कंपोजिशन तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है, वो किसी उसके लिए नहीं होता, मिक्सचर के लिए नहीं होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ट्रू नहीं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे दो एलिमेंट की बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सचर के अंदर बात होगी, एयर इज अ कंपाउंड बिल्कुल नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर। तो डी ऑप्शन ही उसमें सही लग रहा था, ठीक है, अगर आप उसको रीड करोगे। Which one of the following pair of compound illustrates law of multiple proportion? Again SnCl2 and SnCl4। ठीक है, अब देखो इसमें ये कि दोनों एलिमेंट्स है ना सेम होने चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे H2O and N2O है, Na2O, इसमें तीन एलिमेंट आ गए, MgO Na2O है, Na2B है, इन सभी में तीन तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं और इधर खाली दो ही एलिमेंट्स, तो वेरिएबल बैलेंसी का केस है इस तरीके से। Next, irrespective of source, pure sample of water always yields 88.89% of oxygen. So this is law of constant composition or law of definite proportion. Okay, कि भाई जो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन होगा और फिक्स्ड मास ऑफ उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन। Which one of the following is the best example of law of conservation of mass? 12 gram carbon combines with 32 gram of oxygen to form 44 gram of CO2. 12 gram of carbon is heated in vacuum. There is no change in mass. A sample of air increases in volume when heated at constant pressure, but its mass remains unaltered. The weight of piece of platinum is same before and after heating in air. So A option. Okay. 12 gram of carbon combines with 32 gram of oxygen to form 44 gram of CO2. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक तरीके से बोलता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके आधार पे जो आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को करते हो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय टू कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड नो, ऑर्डिनरी वाटर हेवी वाटर नो, caustic सोडा caustic पोटाश, ठीक है, caustic सोडा एंड caustic पोटाश भी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। Compound 1 gram nitrogen unites with 0.57 gram oxygen. 2 gram nitrogen combines with 2.24 gram oxygen. And in compound C, 3 gram nitrogen combines with 5 gram oxygen. These results are following the law। ठीक है, तो आपको बोला है कि आपके पास में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का आपने लिया 1 ग्राम, ऑक्सीजन का आया 0.57। फिर आपने नाइट्रोजन का लिया 2 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का लिया आपने 2.24 ग्राम, ठीक है। एक कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, और ये कंपाउंड सी है जिसमें आपने नाइट्रोजन का लिया 3 ग्राम और ऑक्सीजन का लिया 5.11 ग्राम, ठीक है। तो इसमें जो है 5.11 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो आपका ए कंपाउंड कुछ बन रहा है, बी कंपाउंड कुछ बन रहा है, सी कंपाउंड कुछ बन रहा है। अगर आप इसमें रेशियोज जो है निकालोगे 0.57, पहली चीज हमें ये करनी होगी, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना होगा, दोनों का ही वेरिएबल है। नाइट्रोजन का फिक्स करना आसान है, तो नाइट्रोजन का फिक्स कर लेते हैं। नाइट्रोजन का कंपाउंड ए में, बी में और सी में, तीनों में 1 ग्राम अगर अपन ले तो कितना होगा, ये तो 0.57 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1.12 और ये हो जाएगा 5.11 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज 3 × 3 = 3 7 1.7, ठीक है। तो ये हो गया 1.7, ये हो गया 1.12 और ये हो गया 0.57। अगर हम इनका रेशियो अगर देखें, ये 0.57 का 3 टाइम्स है नियरली, ठीक है, और ये 2 टाइम्स है 0.57 का, तो ये 1.14 आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से जस्ट डबल है नियरली। तो इनका अगर रेशियो देखें तो आएगा 1:2:3। ठीक है। तो कीपिंग द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट फिक्स, द अदर एलिमेंट कंबाइंस इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये किसको बता रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बता रहा है। Hydrogen combines with oxygen to form H2O, in which 16 gram of oxygen combines with 2 gram of hydrogen. Hydrogen also combines with carbon to form CH4, in which 2 gram of hydrogen combines with 6 gram of carbon. If carbon and oxygen combine together, they will do so up in a ratio of, तो आपको सबसे पहले हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन ले लिया। कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसने बोला है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एंड CH4 के केस में हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइंस विद CH4 टू form 6 gram of carbon and 2 gram of hydrogen. 6 gram of carbon and 2 gram of hydrogen. So carbon and oxygen together combine in the ratio of 6:16. That is 6:16 or 12:32. Therefore option number A is correct. तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अपन ने इसको किया है। नेक्स्ट है अपना, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स कंटेनिंग 53.33 and 36.36% oxygen. These figures illustrate law of, ठीक है। तो एक एलिमेंट है M, ठीक है। वो ऑक्सीजन के वेरिएबल मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि फॉर्म टू ऑक्साइड्स रेस्पेक्टिवली, वन इज कंटेनिंग 53% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्साइड के अंदर जो है 53.33% ऑक्सीजन है, एक में है 36.36% ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हॉल नंबर रेशियो निकाला जाए, ठीक है, तो 53.33 और 36.36, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज नियरली 2:3, दिस इज नियरली 3:2, ठीक है। सो दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ बताता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बताता है। आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स is always increased, is always decreased, is not changed, is it's not changed, ठीक है। 18th में आएगा it's not changed। 19th, a sample of pure carbon dioxide, irrespective of its source, contains 27.27% carbon and 72.73% oxygen. The data supports, तो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो द डेटा सपोर्ट्स irrespective of its source, तो इसमें आएगा लॉ ऑफ आपका कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आप इसको बोल सकते हो। 19th में 20th question, okay. So the question here is, law of definite proportion is not applicable to nitrogen oxide because nitrogen atomic weight is not constant, nitrogen molecular weight is variable, nitrogen equivalent weight is variable, ऑक्सीजन एटॉमिक वेट इज वेरिएबल, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आप इसको चाहे वीडियो को पॉज कर करके भी कर सकते हैं आप, मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने किए उन सभी में आपके सामने जब क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पे, आप एक बार उसे 1 सेकंड के लिए उसको पॉज करें, ठीक है। क्वेश्चन को सोचें और फिर जो है आंसर लिखें और फिर आगे देखें क्या उसका सॉल्यूशन है, तो आप इस तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड बिकॉज नाइट्रोजन हैज वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। its equivalent weight is variable because it has variable valence and its equivalent weight is variable. Chemical equation is balanced according to law of conservation of mass, conservation of mass के according इसको balance किया जाता है किसी भी chemical equation को। Next, among the following pair of compounds, the one that illustrates law of multiple proportion is, ठीक है।
among the following pair of compounds, the one that illustrates law of multiple proportion, तो CuO and Cu2O आएगा. ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं. 1 gram of oxide A contains 0.5 gram A and 4 gram of nether oxide A contains 1.6 gram A. The data indicate the law of. ठीक है, तो 1 ग्राम अपन ने ऑक्साइड लिया, उसके अंदर जो ए है, ठीक है, अपन AO लिख लेते हैं ऑक्साइड को. ठीक है, तो इसका अपन ने मास लिया 1 ग्राम. उसके अंदर जो ए है वो है हमारा 0.5 ग्राम, मतलब जो ऑक्सीजन है उसमें वो 0.5 ग्राम है. और अगर दूसरा हमने मास लिया अनदर ऑक्साइड ऑफ ए कंटेनिंग 1.64 ग्राम, 4 ग्राम अगर हमने ये ली, तो उसमें हमारा ए कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ ए. 1.6 ग्राम ए है, तो ऑक्सीजन जो उसमें होगी, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी भाई? ऑक्सीजन हो जाएगी इसके अंदर 4 माइनस 1.6, 2.4 ग्राम. ठीक है, तो ये हमें कौन से लो को दिखाता है? तो इसमें देखो, जो है अपन, हमें ये दिख रहा है कि वेरिएबल मास ऑफ जो है हमें ओ मिल रहा है. ठीक, तो अगर हम इसके ए का मास फिक्स कर दें, ए का मास अगर अपन क्या कर दें, फिक्स कर दें, ठीक है, तो ओ का जो है वेरिएबल मास अपन को मिलेगा. ए का मास अपन फिक्स कैसे करेंगे? इसको अपन दोनों को जो है 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर 1.6 से मल्टीप्लाई ना करके ऐसा करते हैं, एक जगह अपन लिखते हैं ए को, एक जगह लिखते हैं ओ को. तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ ए इन द फर्स्ट केस विल कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ओ. ठीक है, और सेकंड केस में मतलब अपन ने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो ठीक है, तो रेशियो तो सेम रहेगा. ठीक है, तो रेशियो है 1:1. वी मीन टू से सेकंड केस में अगर अपन बात करें तो इट इज 2:3. ओके, सो इट इज 1:1.5 यू कैन से. ओके, 1:1.5. तो 1 रेशियो अगर आप 1.5 निकालोगे तो दैट इज 2:3 ओनली. सो 1 ग्राम ऑफ ए, अपन ने ए का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 1 ग्राम. एक जगह वो ऑक्सीजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है और दूसरी जगह किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 1.5 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम यही बोलते हैं कि फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट ए when combines with variable mass of b, then these variable masses gives a whole number ratio. So that is we are getting. So this is the law of multiple proportion. This is the law of multiple proportion. ये हमने कर ही लिया, पहले कर लिया. ठीक है, द अमंग द, तो कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो देखो, जो ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से है या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सैंपल ऑफ लेड ऑक्साइड वर सेपरेटली रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लेड by heating in current of hydrogen. The weight of lead from one oxide was half the weight of lead obtained from other oxide. The data illustrated. ठीक है, तो अपन ने लेड ऑक्साइड के दो सैंपल लिए, हो सकता है एक PbO हो और एक Pb3O4 हो या फिर और कुछ हो. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पता चलता है कि आपने लेड ऑक्साइड के क्या लिए, दो सैंपल लिए, सिंपल सी बात है, और आपने उनको हीट किया. ठीक, तो जो एक से लेड मिला वो अलग मिला और दूसरी से लेड मिला वो अलग वेट मिला. ठीक है, दोनों का वेट जो है अलग अलग. तो अपन को इससे क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है उनका कंबाइनिंग रेशियो क्या था, अलग अलग था, इसीलिए उनके जो है अलग अलग वेट्स हमें मिली. टू एलिमेंट x and y have atomic weights 14 and 16. x और y के एटॉमिक वेट है 14 and 16. अब they form a series of compounds A, B, C, D, E, and A has 20. If the compound A has 28 parts by weight, X has 16 parts by weight,
then compound C will have 28 weight of X and K. तो इसमें सिंपल सा ये बोला गया है ए बी सी डी ई 1:2:3:4:5 में जो है कौन प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट है, वाई। तो सी के अंदर जो होगा, सी के अंदर क्या होगा, सी के अंदर XY3 बनेगा। तो x तो जो है आपका 28 पार्ट हो ही गया, ठीक है, 28 पार्ट ऑफ x। तो y के कितने पार्ट्स होंगे, y के 48 पार्ट्स होंगे, y के कितने पार्ट्स होंगे, 48 पार्ट्स होंगे। अगेन ये क्वेश्चन जो है लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन का है, किसका है, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ए बी सी डी 5 कंपाउंड दे दिए, जैसे अपन नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड्स के लिए किया था, और बोल दिया कि भाई मतलब क्वेश्चन को लेंथी बना रखे, इफ ए हैज, ये वाली लाइन की जरूरत ही नहीं थी, ए हैज 28 पार्ट्स ऑफ x by weight x and 16 parts of by y, then C will have 28 parts of x and y। इस तरीके से तो इसका आंसर आ गया 48 parts of। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, in which the ratio of weights of carbon and oxygen is respectively 12:16 and 12:32। This illustrates again law of multiple proportion, ठीक है। So you can see there are various questions from law of multiple proportion specifically। 2 gram hydrogen combines with 16 gram of oxygen, okay, 2 gram of hydrogen combines with 16 gram of oxygen to form water with 6 gram of carbon to form methane। In carbon dioxide 12 gram of carbon combined with 32 gram of oxygen, this illustrate law। देखो ट्रायंगल बन रहा है, सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 ग्राम 16 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है, 2 ग्राम यहाँ पे 16 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है। फिर यहाँ पे जो है आपका कार्बन और आ गया है, ठीक है। तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेम मास जो है 2 ग्राम जो है वो ही किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, 2 और कार्बन और ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये कंबाइन होंगे 16:6 में, ठीक है। तो 16 मतलब 12:32, ओके, 32:12, दैट इज और 16:6। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेम इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी था, ठीक है। उसमें उसमें भी यही पूछा था कौन सा इलिस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। Which one of the following pair illustrates law of multiple proportion? तो same question repeat हुआ, FnCl2 and SnCl4। Which of the following pair of substance illustrates law of multiple proportion? Okay, CO and CO2. Different proportions of oxygen in various oxides of nitrogen prove the law of multiple proportion। Again law of multiple proportion, multiple proportion पे क्वेश्चन आए जा रहे हैं। Next question number 31। A sample of calcium carbonate is having following composition: calcium is 40% and carbon is 12% and oxygen is 48%. If the law of constant proportion is true, then weight of calcium in 4 gram sample of carbon dioxide will be, okay, so this will be 0.04 into 12, okay. As simple as 100 gram has 40 gram calcium. Okay, so you have to calculate for 4 gram. 4 gram will have 40 by 100 into 4, which is 1.6 gram. Okay, so that is 1.6, option number C is correct. Last question, at least we have reached over here. Okay, till the last question. So last question is n gram of substance X reacts with m gram of substance Y to give p gram of substance R and q gram of substance S. This reaction can be represented as X plus Y raised to R plus S. The relation
which can be established in the amounts of reactants and products will be, okay, so this will be N plus M is equal to P plus Q. Mass of reactants is equal to mass of products. That's it. So thanks for watching the video up to here. Okay, if you are up to here in this video, that is a good thing. Okay. So 32 questions we have solved, and we have discussed the different laws related of the chemical combination. I know these some of you might not find it very important, okay, to solve or to do the question on such topics. Still, I just was having the presentations and I just wanted to solve it, so I did it, okay, for you. Okay, so thank you very much for watching the video up to here. If you are up to here in this video, uh, good day, bye, take care, happy learning.